और मैं फेरी वालों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आइए, देश आज़ाद होने के बाद पहली बार फेरी वालों के लिए कोई कानून आया है और उस कानून के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से आपको चुना जा रहा है। आइए, सहयोग करिए इसमें, आप जागरूक रहिए, जागरूक फेरी वाला बनिए। 29 अगस्त को आपका चुनाव होने जा रहा है। आपके कैंडिडेट, उन्हें देखभाल करके वोट करिए, जिन्होंने बरसों से आपकी लड़ाई लड़ी है, आपके मुद्दों को जो रखना जानते हैं, जो लड़ना जानते हैं, उन्हें चुनिए। किसी के झांसे में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि आपके भविष्य की कहानी वहाँ पर लिखी जाएगी। क्योंकि जो भी अभी टाउन वेंडिंग कमेटी में बैठेंगे सर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनके भी कहना चाहती हूँ, उसी में बायलॉज बनेंगे, उसी में एक्ट आएगा, जीआर आएगा। इसीलिए हम सबको बैठ करके एक अच्छे और सूझबूझ करके जो फेरी वालों का काम किए, उन्हें चुन करके वहां पर भेजा जाए। यही मेरी आपसे विनती है। नमस्कार, मी अतुल जैन, आपली बातमीमध्ये आपला सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। आज आपण आहोत अंधेरी विभागामध्ये। आज तुम्हाला काहीतरी विशेष सांगण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे आणि तुम्ही सुद्धा ते ऐकून आश्चर्यचकित होणार आहात। नक्कीच निवडणुका येत आहेत, पण या निवडणुका विधानसभेच्या नाही, या निवडणुका वेगळ्या आहेत। या कुठल्या निवडणुका आहेत हे तुम्हाला आज मी सांगणार आहे। ज्या पद्धतीने आपण नेहमी बघत असतो की हॉकर्सच्या विरोधात, म्हणजे रस्त्यावर फुटपाथवर बसणारे जे विक्रेते आहेत त्यांच्या विरोधात आपण नेहमीच बोलत असतो। महानगरपालिका नेहमीच त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करत असते, पण अशाच साठी आझाद हॉकर्स युनियन म्हणून एक संस्था आहे जी गेली अनेक वर्ष यांच्यासाठी लढत असते। अशाच लोकांच्या निवडणुका आज आहेत। येणाऱ्या 29 तारखेला निवडणुका आहेत। या महिन्याच्या ऑगस्टच्या 29 तारखेला या फेरीवाल्यांच्या निवडणुका आहेत। तर मित्रांनो, या निवडणुका काय आहेत हे मला सुद्धा जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे आणि तुम्हाला सुद्धा असणार। तर आपल्यासोबत जयशंकर सिंग जी आहेत, जे आझाद हॉकर्स युनियनच्या माध्यमातून काम करत आहेत आणि लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलीस स्टेशन असो, महानगरपालिका असो किंवा अनेक भांडणं असो, अशामध्ये जयसिंग जी आहेत, माझे जवळचे मित्र आहेत, हे अनेक वर्ष लढत आहेत। आणि त्यासोबत फातिमा मॅम, अनीस फातिमा शेख मॅम आहेत, ज्यांना सलमा मॅम म्हणून सगळे ओळखत असतात। आणि गेली अनेक वर्ष त्या सुद्धा अनेक आंदोलन आणि त्यांचा आवाज तुम्ही महानगरपालिकेच्या गेटवर ऐकला असेल। तर अशा पद्धतीने त्यांचा बुलंद आवाज आज आपण ऐकणार आहोत की कशा पद्धतीने आजच्या निवडणुका होत आहेत। जयसिंग जी, बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ जहां हम देखते हैं कि हॉकर्स के बारे में हम जब देखते हैं तो एक आम जनता हो, महानगरपालिका हो, एक आक्रोश हमेशा मन में रहा है। आज भी देखो तो आप कहते हैं कि हर एक को न्याय मिलना चाहिए, पेट भरने के लिए मुंबई में जगह मिलनी चाहिए। तो हर फुटपाथ पे एक फेरी वाला अपना रोजगार कर रहा है, अपना पेट भर रहा है और उसके लिए आप लड़ रहे हो कई सालों से। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है और इस बार चुनाव होने जा रहा है। क्या है ये बात? क्योंकि कुछ दिनों पहले आप लोगों ने उनको लीगलाइज करने के लिए कोशिश की थी, महानगरपालिका से आपने उनको सर्टिफाइड करने की कोशिश की थी, वो कहां तक आया और आज आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, क्या है विशेष? सर्वप्रथम मी जयशंकर दयाशंकर सिंग, महासचिव आझाद हॉकर्स आहे। आपला अतुल आपली बातमी चे जेवढे दर्शक आहे त्यांना मानाचं वंदन करून वंदे मातरम करतोय। खरं म्हणजे तर अतुल साहेबांनी जे विचारलं ते आज 10 वर्षाच्या नंतर माझं म्हणणं असं होतं कि बघा, आमचा पण जन्म इथेच झालाय, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो पूछा, आज जो चुनाव होने जा रहा है वो 10 साल लेट हो रहा है। ओके, ये चुनाव 10 साल पहले होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन शुक्र है मुंबई उच्च न्यायालय का जो हमारे माननीय न्यायाधीश जी उन्होंने, जिन्होंने महानगरपालिका को फटकार लगाई और हमको संविधान पे विश्वास करने के लिए आज 10 साल बाद मुंबई के फेरी वालों का नगर पथ विक्रेता समिति का चुनाव होने जा रहा है और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। तो मैं उच्च न्यायालय के उस आदेश का सम्मान करता हूं और मुंबई में फेरी वालों को, स्वयं रोजगार करने वालों को, जो किसी भी सरकार पर, किसी भी प्रशासन पर बोझ नहीं है, वो उनके समाधान है। इसके लिए मैं सारे मुंबईकर फेरी वालों का दिल से स्वागत करता हूं और इस चुनाव का वेलकम करता हूं। ये चुनाव अभी भी समझ में नहीं आया कि ये चुनाव से क्या होगा, ये चुनाव क्या न्याय दिला पाएगा जो फुटपाथ पे फेरी करने वाले लोग हैं, या इससे आप सरकार से कुछ न्याय मांगना चाहते हो, या लीगलाइजेशन करके फुटपाथ पे इसके बाद कोई फेरी वाला नहीं दिखेगा, सब लीगल हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है अतुल जी। फुटपाथ जब तक है
फेरी वाला तब तक वहां रहेगा। अगर कल से प्रशासन हर साल 25 लाख बच्चे एसएससी ग्रेजुएट और 12वीं करके निकलते अगर उनको नौकरियां दे दे, तो हमको भी शौक नहीं फुटपाथ पर बैठने का। अपनी सम्मान को, अपने स्वाभिमान को सिमेट कर, जिस हमारी बहनें, हमारी माताएं जो एक घूंघट में रहती है, आज हमारी सलमा जी हैं जिनको बुर्के में रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अपराध नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, इसलिए स्वयं रोजगार करके अपना पेट भरने में और आम जनमानस की, जो हमारी आसपास की जनता है, उनके लिए एकदम सुखी और सुंदर एकदम सुविधा करके देने में फेरी वाले अहम भूमिका निभाते हैं। जिस तरह भी ये चुनाव है, तो ये चुनाव के बारे में हमने सुना है कि जिस तरह आपके फेरी वाले कुछ लाख के आसपास 99,000 के ऊपर प्लस आपके जो फेरी वाले हैं, तो उसमें भी आप लोगों में कुछ अनबन है, कुछ 50% आप लोगों के साथ है, 50% नहीं है, ऐसा कुछ है शायद। तो ये चुनाव इस तरह लड़ा जा रहा है, तो किस तरह आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, किस तरह न्याय दिला पाओगे इस विषय को लेकर? देखिए, ऐसा है कि मुंबई शहर में कुछ ऐसी यूनियनें थी जो इस चुनाव को कैंसिल करना चाहती थी। हम भी इस चुनाव से खुश नहीं हैं, लेकिन क्योंकि 32,000 फेरी वालों को पात्र घोषित किया गया है, हमको पता है कि ये चुनाव होने जा रहा है, हम उसमें घुसे हैं। और घुसने के बाद अच्छा, ये उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि जो पात्र हैं उनका चुनाव कराइए, और जो अपात्र हैं, जो कई सालों से धंधा करें, इसका मतलब है उनको उठा के फेंक दो। उनके लिए एक समिति का निर्माण होगा, टाउन वेंडिंग कमेटी उसकी पात्रता तय करेगी, और बाकी के बच्चे फेरी वाले जो 99,435 कहा जाता है, उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सही मायने में मुंबई शहर का जो जनसंख्या है, उसका 2.5% फेरी वाला, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये होना चाहिए। तो अभी फेरी वाले बहुत कर रही बात आजाद हॉकर्स यूनियन की, तो हमारे अंदर कोई अनबन नहीं है। आप देख सकते हैं, अनीश फातिमा शेख जी मेरे बगल में बैठे हैं और मैं उनके बगल में चंदन लगा के जयशंकर सिंह बैठा हूं। तो हमारी लड़ाई जो है वो पेट के भूख की है, किसी राजनीति की नहीं है, किसी अनबन की नहीं है, किसी जात पात की नहीं है। हमारी एक ही जात है कि हम फेरी वाले हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब ये चुनाव होता है तो हम कहीं ना कहीं देखते कि ये किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ अटैच हुए होंगे। तो जिस तरह भी युति की सरकार है, तो हम किस तरह देखा जाए, जो जनता जो है आपकी तरफ किस तरह देखे कि आप कोई पार्टी के थ्रू लड़ रहे हो या आप किस तरह ये चुनाव लड़ने जा रहे हो? देखिए, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं सिर्फ फेरी वालों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन रही बात सरकार की, तो प्रशासन है, और सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। आखिर अंडर में हमको भी प्रशासनिक तौर पर कल अगर हमारे में से कोई चुन के जाता है तो उनके अधीन ही काम करना है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि महाराष्ट्र की जो भी सरकार है, हम उनके अधीन हैं, और केंद्र सरकार की जो सरकार है, हम उनके अधीन है, और आने के बाद हमको उनके अधीन ही काम करना है। इसलिए सही मायने में हम सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये आपने जो विषय बताया, इसमें एक 2 फेज के चुनाव है। जिस तरीके से एक जो टीम होगी वो आप मुंबई के लेवल पे बैठेगी और दूसरी जो टीम होगी वो जोन वाइज बैठेगी। तो ये किस तरह की चुनाव होगी, आप किस तरह बताओ, क्योंकि आप मुंबई के लेवल पे लड़ने जा रहे हो चुनाव, किस तरह चुनाव? देखिए, मुंबई के लेवल की बात नहीं, आजाद हॉकर्स यूनियन का जो इतिहास रहा है, संघर्षमय इतिहास, ये मुंबई के गली गली कोने कोने में छाया रहा है। सही बात है। एक बात। दूसरा, ये 7 जोन बना हुआ है महानगर पालिका के अंतर्गत। 7 जोन में 8-8 लोग चुने जाएंगे। कई जोन में 4-4, 5-5 लोग निर्विरोध चुने भी गए हैं। लड़ाई सामान्य के बीच है, उसमें भी हम फेरी वाले बहुत समझदार हैं। कल परसों तक वो भी वापस लेके, और मुझे लगता है कि मोस्टली चुनाव निर्विरोध होगा। 7 जोनों में चुनाव होगा, हर जोन में 8-8 लोग होंगे जो फेरी वालों का पक्ष और स्थानीय जनता का पक्ष वहां तक रखेंगे। इसके बाद अपेक्स में मुंबई की टीम में मुंबई नगर पथ विक्रेता कमेटी, जो बृहन मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आती है, उसमें 8 लोग पूरे मुंबई से चुन के जाएंगे। और आने वाले समय में जो पब्लिक का दुख है, फेरी वालों का जो दुख है, जो महानगर पालिका के हफ्ताखोर अधिकारी हैं, जो कुछ पुलिस तबके के लोग हैं जो इस कानून को नहीं मानते, उनसे लड़ाई लड़ने का कानूनी दर्जा इस चुनाव के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा।
आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो हफ्ते का विषय आपने कहा, ये तो छुपा नहीं है। मुझे लगता है महानगर पालिका के हर ज़ोन में अच्छी तरह से बहुत बड़ा हफ्ता जाता है और उसके पगार से भी ज़्यादा उनकी हफ्ता मुझे लगता है जाता होगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है, आप लोग कई बार आंदोलन कर चुके हो, लड़ चुके हो, लेकिन फिर भी अभी ये विषय जो है, जिस तरह से हफ्ता वसूली है, ये क्या आप वहाँ पे जाके उसको रोक पाओगे, न्याय दिला पाओगे? किस तरह काम करोगे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाक उल्लाह खान, वीर सावरकर जी, ये जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि जब देश आज़ाद होगा तो वो शहीदों की श्रेणी में आ जाएंगे। उन्होंने सिर्फ देश के लिए शहादत दी। आज अगर वो जिंदा होते तो हमारी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार मिटाने की है, वहां पहुंच के हम शहीद होंगे या हफ्ताखोरी रोकेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, जिस तरह आप देख रहे हो कि अभी ये जो चुनाव होगा, उसके बाद मुंबई के फेरी वालों में क्या बदलाव दिखेगा ऐसा आपको लगता है? देखिए, फेरी वालों में या किसी भी समाज में अच्छा खासा बदलाव है ऐसा नहीं है। फेरी वाला स्वयं रोजगार करता है, अपनी रोजी रोटी करता है, सरकार प्रशासन पर बोझ नहीं बनता है। आने वाले समय में अगर उनको हक दिया जाएगा स्वयं रोजगार करने का तो अपराधों में कमी आएगी, लोग भूख से नहीं मरेंगे, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि फेरी वाला किसान से जुड़ा हुआ है। किसान अपने माल की पैदावार करता है, तभी जाके फेरी वाला उसको शहर शहर गांव में पहुंचाता है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि मुंबई ही नहीं, देश के फेरी वालों में एक अच्छा आपसी तालमेल पड़ेगा और कई चीजों की कमियों को रोका जा सकेगा। एक बड़े सवाल के ऊपर मैं आ रहा हूँ। जिस तरह आप देखते होंगे जयसिंह जी कि एक बड़ा सवाल मुझे आपके पास पूछना है कि जयसिंह जी, जिस तरह आप देखते होंगे कि अंधेरी का जो ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिज है, वो आप देखते हैं कि लोगों के लिए फुटपाथ बहुत बड़ी बात है रेलवे क्रॉसिंग के लिए। लेकिन उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे वसूली के धंधे के हिसाब से वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वो रोज़ रेंट पे देते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगता है कि वहाँ लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है। जिस तरह अभी कुछ दिनों पहले हमारे खासदार साहब है जहाँ महानगरपालिका में उन्होंने भी कहा था की स्टेशन जवळचे सगळे फुटपाथ हे खाली झाले पाहिजे, लोकांना चालण्यासाठी जागा मिळत नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत. तर तुम्हाला काय वाटतं याबद्दल, या सगळ्या गोष्टी झोन आहे वो किती मीटरपर्यंत तो उघडा ठेवायचा, या विषयावर तुमचं काय मत आहे? देखिए, इसमें पहले ही आदेश हो चुका है कि स्टेशन से 150 मीटर दूर फेरी वाले बैठेंगे, 150 मीटर के अंतर्गत कोई फेरी वाला नहीं बैठेगा। अभी ये मुंबई महानगर पालिका और पुलिस की चीजें हैं कि वो जाके उनको हटाए, लेकिन इनमें भी जैसे सब फेरी वाले अच्छे नहीं होते, वैसे जैसे सारे पत्रकार अच्छे नहीं होते। अब एक अतुल जैन जी अच्छे हैं तो सारे लोग अच्छे नहीं होते, उसी तरह से हर अधिकारी अच्छा नहीं होता। अब उनको अगर ये कहा जाए कि 150 मीटर से हटाओ तो वो चले जाएंगे उधर 1000 मीटर दूर हटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं सारे लोगों में, और इसीलिए ये चुनाव हो रहा है कि आने के बाद उस कमेटी में अच्छे लोग जब पहुंचेंगे, फेरी वाले पहुंचेंगे, तो अपनी बात, अपनी दिशा निर्देश को अच्छी तरह रख सकेंगे। आपण ज्या पद्धतीने बघतो की महिला ही सगळ्यात पुढे असते आपण नेहमी पाहिलेलं आहे आणि अशाच पद्धतीने आपण सलमानजी यांना बघतो गेली अनेक वर्ष मी सुद्धा त्यांच्याकडे बघतो तर मला सुद्धा मनामध्ये एक ऊर्जा निर्माण होते की त्यांचा आवाज जर तुम्ही आज नाही पण जेव्हा आंदोलन बघितलं तर तुम्ही सुद्धा असे आश्चर्यचकित होणार की इतका मोठा आवाज या बाईचा आहे. तर आश्चर्य वाटतं की अशा पद्धतीने लढवई या एक व्यक्ती आहे आणि बाई ती खूप मेहनत करते. आज काय परिस्थिति है और निवडणुका होत्या त्यांचं काय मत है आपण जाणून घेऊया. सलमा जी, जिस तरह आप बहुत सालों से मैं आपको देख रहा हूँ कि फेरी वालों के लिए आपने बहुत आंदोलन किए हैं, महानगर पालिका के गेट पे वार्ड ऑफिसर को तक गाली दे दी आपने, इतना सब कुछ किया है, लेकिन अब ये चुनाव होने जा रहे हैं. आप किस तरह देख रहे हो कि आने वाले दिनों में क्या बदलाव होना चाहिए? आप लड़ रहे हो, वो कहाँ तक न्याय मिलेगा, क्या होगा? जी, नमस्कार। मेरा नाम अनीस फातिमा शेख, आज़ाद हॉकर्स यूनियन की कार्यकर्ता, महिला प्रमुख मुंबई। और अतुल जी, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि फेरी वालों की आवाज़ उठाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ आज़ाद हॉकर्स यूनियन के माध्यम से। आपका सवाल है कि आने वाले समय में क्या बदलाव होगा और इस चुनाव को आप कैसे लेते हैं? मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि 1985 के बाद देश में पहली बार भारत सरकार ने कोई कानून बनाया है और उस कानून के बाद उस कानून के अंतर्गत हमें पहली बार फेरी वालों को किसी चुनाव प्रक्रिया में लिया गया है। और टाउन वेंडिंग कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टाउन वेंडिंग कमेटी का निर्माण हो,
फेरी वालों को टाउन वेंडिंग कमेटी में 40% भागीदारी हो, जिससे वो अपना पक्ष रख सके। ये टाउन वेंडिंग कमेटी आज धरातल पे साबित हो रही है। 2014 से लेकर के अब तक, मार्च 2014 में भारत सरकार ने जीआर निकाला, हमारा एक्ट लागू हुआ भारत में, लेकिन 10 साल, जैसे कि जयशंकर सिंह जी ने कहा, अभी 10 साल लग गए इस कानून को जमीन पर आने के लिए। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 10 साल के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, सिंह साहब को आप जानते हैं, हम सब लोगों को आप जानते हैं कि लंबी लड़ाई के बाद ये एक्ट आया है। और अब इस एक्ट के माध्यम से मुंबई शहर के फेरी वालों का सर्वे हुआ है, जिसमें कोई शक नहीं 1,28,000 फॉर्म भरे गए, जिसमें से 99,435 फेरी वालों ने वहां पर फॉर्म सबमिट किए और 22,000 लोगों को इन्होंने पात्र किया, 22,215, और 10,000 समथिंग लाइसेंस वाले हैं। टोटल हुए 32,415 लोग। ये 32,415 लोग वोटर्स यादी में जमा हैं। बाकी लोगों का, आपने जैसे पहले भी कहा था कि क्या है, बाकी लोगों की लड़ाई अब अगले पड़ाव में होगी। जैसे ही टाउन वेंडिंग कमेटी इलेक्ट हो जाएगी, हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा, जो 99,000 लोगों का आपने सर्वे किया था उनको पात्र करिए, अदरवाइज रीसर्वे करिए, ताकि जो हमारे छूटे हुए साथी हैं सब इसमें आ जाए। दूसरी बात बदलाव की आपने कही, तो फेरी वाला आज सालों से आप देख रहे हैं, लाखों हजारों करोड़ रुपए का हफ्ता है, और कहीं ना कहीं मैं इस बार बोलने में चूकूंगी नहीं, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ही हमारा बिगिन है लाइसेंस के अंदर, हफ्ता ही ये रोड़ा है जो हमें हमारा लाइसेंस प्राप्त करने नहीं दे रहा है। आज हजारों करोड़ रुपए का हफ्ता, ये मैं नहीं कहती हूँ। 1995 में टाटा युवा सर्वे ने रिपोर्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जब उन्होंने सर्वे किया था, और उसमें कहा है कि मुंबई शहर में साल का 100 करोड़ रुपए का हफ्ता है। आज हम 2024 में बैठे हैं, कितने गुना बढ़ गया होगा, आप अतुल जी खुद देख सकते हैं। तो ये हफ्ता एक बहुत बड़ा रोड़ा है, और जब ये हफ्ता हटेगा, फेरी वाले आबाद होंगे। फेरी वाले महानगर पालिका को रेवेन्यू देना चाहते हैं, राजस्व बढ़ाना चाहते हैं। महानगर पालिका के अंतर्गत जो मुंबई शहर की रोड है, गटर है, जन सामान्य की जो समस्याएं हैं, वो फेरी वालों के पैसे से समाधान होगा, इतना मैं निश्चित करती हूँ आपको। और फेरी वाला अगर हफ्ता दे के धंधा कर सकता है, तो लाइसेंस दे लेकर के उसको पैसा दे के क्यों नहीं कर सकता है। हमारी ये मांग बरसों से रही है सरकार से कि साहब आप हमें निश्चित कर दीजिए कि ये जगह आपकी है, ये लाइसेंस आपको हम देते हैं, यहाँ पर आपको कोई नहीं हटाएगा, महानगर पालिका या पुलिस। हम आपका जो पैसा है वो भरने के लिए तैयार हैं, हमें जीने खाने का अधिकार दीजिए। आज बरसों के बाद वो लड़ाई साकार हुई है। शुरुआत में थोड़े ही सही, लेकिन एक शुरुआत है, इसलिए हम शुरुआती टप्पे पे किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम इस कमिटी में जाना चाहते हैं। बघा, खूप मोठी गोष्ट आहे की यांच्या शब्दांवर तुम्ही गेला तर तुम्हाला कळेल की ज्या पद्धतीने लिगलायझेशन तुम्हाला करायचं असेल तुम्ही करा, आमची इच्छा आहे तुम्ही लिगलायझेशन करा, पण ज्या पद्धतीने हप्त्याचा आरोप इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लागत असताना सुद्धा काय कारवाई होते, ही मोठी शरमेची बाब आहे। गेली अनेक वर्ष या गोष्टी घडत असताना सुद्धा बेशरमपणे जेव्हा लाच घेतली जाते, तेव्हा तुमची शरम कुठे मरते का, हा मोठा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो। ज्या पद्धतीने इतक्या मोठ्या प्रमाणात पगार घेत असताना सुद्धा भ्रष्टाचार इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर वाढत असेल, तर त्याच्यामध्ये बेशर्मीशिवाय दुसरी काय गोष्ट असू शकते, ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे। आणि मी एवढाच दूसरा प्रश्न यांच्या विचारें कि ज्या पद्धति शर्मा जी आप देख रहे हो कि आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि आप न्याय के माध्यम से लड़ रहे हो, लेकिन जिस तरह आपको भी कुछ, अभी समझो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, इलेक्शन के बाद सबको एक कायदा सुव्यवस्था संभालने की जरूरत होती है, तो जिस तरह आप लोग ने हमेशा न्याय मांगने की कोशिश की कि फेरी वाले को न्याय दो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जहाँ पे न्याय और जिस तरह से आपको एक बोलते हैं ना कि कायदे में लोगों को लाना चाहिए था, उस तरह आपने कभी कुछ करने की कोशिश की? बिल्कुल, हम तो हमेशा कहते हैं कि हम मारेंगे नहीं, हम मानेंगे भी नहीं। देखिए सर, ऐसा है ना, ये 1985 में ही आर्डर आया था, हॉकिंग इज नॉट क्राइम, 19/1/G। हॉकिंग इज नॉट क्राइम, हॉकिंग इज द फंडामेंटल राइट ऑफ हॉकर्स, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन, एंड इट इज द BMC ड्यूटी हाउ टू स्ट्रीमलाइन दैट। उसी के धारा के अंतर्गत 19/1/D चलने वालों का फुटपाथ पर चलने का अधिकार है। ये दोनों मौलिक अधिकार आपस में टकरा रहे थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास आइए, और 1985 से हम लोग सिटी सिविल से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़े, और एक शानदार जजमेंट आया सर। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्य है वो माता जिसने ऐसा लाल जना जस्टिस सिंघवी साहब को और जस्टिस गोपाला गौड़ा जी को, जो 9/9/2013 को उन्होंने एक आदेश पारित किया पूरे देश के फेरी वालों के, 2.5 करोड़ फेरी वालों के लिए, जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि जब तक नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, सारी समितियों में जब तक फेरी वालों का सर्वे नहीं होता, आइडेंटिटी कार्ड इश्यू नहीं होता, उन्हें लाइसेंस नहीं मिलते, हॉकिंग जोन जब तक बनाए नहीं जाते, तब तक फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई ना हो। और सरकार को इस बात का कहा कि आप 6 महीने के अंदर कानून बनाइए, और जब कानून लागू हो जाएगा,
कानून जब देश में लागू होगा तो हमारा ऑर्डर मर्ज हो जाएगा। अब वो कानून धरातल पे आ चुका है, उसी कानून के माध्यम से हम लोग ये लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आज इस कानून के माध्यम से जब लोगों को लाइसेंस मिलेगा, लोग एक प्रक्रिया में आएंगे सर। हम हमेशा कहते हैं कि कस्टमर हमारा भगवान है। आपने कहा कि आपका प्रयास क्या था? आजाद हॉकर्स यूनियन हमेशा कहती है, जो कस्टमर आपसे सामान लेता है वो आपका भगवान है। उसकी सुरक्षा, उससे बोलने का ढंग, हम जहाँ धंधा करते हैं उसके आसपास की सुरक्षा, किसी भी जो महिला हमारी जा रही उससे असभ्यता से नहीं बोलना, किसी की चोरी हो रही है तो उसमें फेरी वाला विटनेस बनता है। रात को सुनसान में महिलाएं जाती हैं तो फेरी वाला अगर रोड पर बैठता है तो उसको वेडर होकर के जाती है। तो हमने फेरी वालों को हमेशा सिखाया है कि जहां पर आप धंधा करते हो वो आपकी सुरक्षित की जगह आपकी होनी चाहिए जिम्मेदारी। जो आपके कस्टमर है वो आपके भगवान है, और जो महानगर पालिका और पुलिस है इनका भी हमें सहयोग करना चाहिए। तो ये हमेशा से आजाद हॉकर्स यूनियन का प्रयास रहा है कि हम कायदे में रह करके अपना अधिकार ले, खाली कर्तव्य की बात, खाली अधिकार की बात ना करें, कर्तव्य की बात करें। और आज वो चीज कहीं ना कहीं लागू हो रही है, तो इसलिए हमें बहुत गर्व भी हो रहा है। और मैं फेरी वालों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आइए, देश आजाद होने के बाद पहली बार फेरी वालों के लिए कोई कानून आया है, और उस कानून के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से आपको चुना जा रहा है। आइए सहयोग करिए, इसमें आप जागरूक रहिए, जागरूक फेरी वाला बनिए। 29 अगस्त को आपका चुनाव होने जा रहा है। आपके कैंडिडेट, उन्हें देखभाल करके वोट करिए, जिन्होंने बरसों से आपकी लड़ाई लड़ी है, आपके मुद्दों को जो रखना जानते हैं, जो लड़ना जानते हैं, उन्हें चुनिए। किसी के झांसे में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि आपके भविष्य की कहानी वहां पर लिखी जाएगी। क्योंकि जो भी अभी टाउन वेंडिंग कमेटी में बैठेंगे सर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और आपके जो सब्सक्राइबर है उनके भी कहना चाहती हूँ, उसी में बायलॉज बनेंगे, उसी में एक्ट आएगा, जीआर आएगा। इसीलिए हम सबको बैठ करके एक अच्छे और सूझबूझ करके जो फेरी वालों का काम किए उन्हें चुन करके वहां पर भेजा जाए, यही मेरी आपसे विनंती है। तर खूप मोठी गोष्ट आहे की ज्या पद्धतीने ताईने सांगितलं की ही निवडणूक फार महत्त्वाची आहे, ज्यानंतर अनेक गोष्टी आहेत त्याच्या उलगडा निघेल। ज्या पद्धतीने फुटपाथवर फेरीवाला बसतो तो अजूनपर्यंत 50% हा अनलिगलच आहे आणि त्याच माध्यमातून त्यांना आजसुद्धा लढावं लागतंय। तर येणाऱ्या 29 तारखेनंतर जेव्हा निवडणुका होतील त्यानंतर खूप काही बदलाव करू शकतील, पण त्यामध्ये सुद्धा या भ्रष्टाचारावरच आरोप लागतोय की गेली 10 वर्षाआधी जर 2013 मध्ये जर हा त्यांना न्याय मिळत असेल तर त्याला मिळवण्यासाठी 10 वर्ष लागत असतील, तर मग याच्यापेक्षा दुर्दैव काय बोलू शकतो। आणि अशाच पद्धतीने आज निवडणुका होत आहेत, त्याला शुभेच्छा आपण देऊया। आणि यानंतर सुद्धा जयसिंगजी आणि त्यांच्या आझाद हॉकर्स युनियन यांची जी टीम आहे हे काहीतरी चांगलं करतील अशी आपण त्यांच्याकडून अपेक्षा करूया। मी इथेच थांबतो। आपली बातमीमध्ये पुन्हा भेटूया। थँक्यू। जय महाराष्ट्र।